स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम दिल की धड़कनों से जुड़ी एक काफ़ी गंभीर स्थिति पर बात करने वाले हैं, वाइट कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डियाज। हमारे पास इससे जुड़ा एक मेडिकल सोर्स है जिसमें इन खास तरह की तेज़ और आप कह सकते हैं असामान्य हृदय गतियों का जिक्र है। तो समझने के लिए वाइट कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया का मतलब क्या है? मतलब जब दिल 100 धड़कन प्रति मिनट से ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा हो और ईसीजी पर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखता है वो सामान्य से ज़्यादा चौड़ा हो, 120 मिलीसेकंड से ज़्यादा। ये स्थितियां जानलेवा भी हो सकती हैं। तो आज हमारा मकसद है इनके मुख्य प्रकार, उनकी ईसीजी पहचान और ज़रूरी उपचारों को थोड़ा गहराई से समझना, जैसा सोर्स में बताया गया है। तो चलिए सबसे आम प्रकारों में से एक से शुरू करते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसे हम वीटी कहते हैं। सोर्स के हिसाब से ये आमतौर पर एक रेगुलर तेज रिदम होती है, हार्ट रेट 100 से ज्यादा और क्यूआरएस 120 मिलीसेकंड से चौड़ा। और खास बात यह है कि ये अक्सर उनमें पाया जाता है जिन्हें पहले से कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज हो, जैसे पुराना दिल का दौरा यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सोर्स इस पर जोर देता है कि इसमें सडन कार्डियक डेथ का खतरा वो काफी ज्यादा होता है। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसमें इसके खास ईसीजी पैटर्न भी दिखाए गए हैं। चलिए इसे खोलते हैं। बीटी असल में होता क्यों है, खासकर जैसे दिल के दौरे के बाद? हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि देखिए, जब हार्ट अटैक होता है तो दिल की मांसपेशी का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है और उसकी जगह स्कार टिश्यू बन जाता है। अब ये जो स्कार टिश्यू है ये नॉर्मल बिजली कंडक्ट करने वाले टिश्यू की तरह काम नहीं करता। ठीक। तो ये बिजली के सामान्य रास्ते में रुकावट डालता है और कभी-कभी बिजली के लिए एक असामान्य गोल सर्किट, जिसे हम री एंट्री सर्किट कहते हैं, वो बना देता है। जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स इस असामान्य सर्किट में फंसकर तेजी से घूमने लगती है तो वेंट्रिकल्स यानी दिल के निचले चैम्बर्स बहुत तेजी से धड़कने लगते हैं। बस यही वीटी है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चौड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि इम्पल्स वेंट्रिकल्स के अंदर ही बन रही है और मसल्स के जरिए धीरे धीरे फैल रही है। वो तेज वाले नॉर्मल हिस्परकिंजे सिस्टम से नहीं जा रही। अच्छा, तो ये स्कार टिश्यू एक तरह का शॉर्ट सर्किट बना देता है और क्योंकि इम्पल्स वेंट्रिकल से ही शुरू हो रही है तो रास्ता लंबा और धीमा हो गया, जिससे ईसीजी पर क्यूआरएस चौड़ा दिख रहा है। ये समझना जरूरी है। सोर्स कहता है कि यह स्थिति गंभीर है। इसकी गंभीरता को थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। देखिए, गंभीरता इस बात में है कि इतनी तेज धड़कन के कारण वेंट्रिकल्स को खून से पूरी तरह भरने का टाइम ही नहीं मिलता। तो नतीजा, दिल शरीर में काफी खून पंप नहीं कर पाता। इससे ब्लड प्रेशर गिर सकता है, चक्कर आ सकते हैं, मरीज बेहोश हो सकता है। और सबसे खतरनाक बात, ये रिदम बिगड़कर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मतलब वीएफ में बदल सकती है, जो कि तुरंत जानलेवा है। इसलिए वीटी की फौरन पहचान और उसका इलाज, चाहे वो दवाइयों से हो या जरूरत पड़ने पर बिजली के झटके से, जिसे कार्डियोवर्जन कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक तेज धड़कन नहीं है, ये इमरजेंसी हो सकती है। समझ गए। तो वीटी की पहचान और मैनेजमेंट में तेजी बहुत जरूरी है। अब सोर्स में एक और तरह के वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया का जिक्र है, जिसका नाम काफी अनोखा है, टॉर्से डीप पॉइंट्स, टीडीपी। सोर्स से पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का एक खास प्रकार बताता है। यहाँ यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। पॉलीमॉर्फिक से क्या मतलब है और इसका ईसीजी कैसा दिखता है? पॉलीमॉर्फिक मतलब कई रूपों वाला। जैसे वीटी में आमतौर पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक जैसे दिखते हैं, है ना, और लय रेगुलर होती है। टीडीपी में ऐसा नहीं है। इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का आकार और उसकी दिशा लगातार बदलते रहते हैं। ईसीजी पर यह ऐसा लगता है जैसे तरंगे एक सेंट्रल लाइन के चारों ओर घूम रही हों, कभी ऊपर की तरफ नुकीली, कभी नीचे की तरफ। इसी घुमावदार पैटर्न की वजह से इसे फ्रेंच में टॉर्सेट डी पॉइंट्स यानी बिंदुओं का घुमाव नाम दिया गया है। देखने में काफी अलग लगता है ये, और वीटी से अलग पहचानना भी जरूरी है। बिंदुओं का घुमाव, हाँ, ये नाम वाकई इसकी ईसीजी पैटर्न को बताता है। सोर्स इसके होने के पीछे एक मुख्य कारण बताता है, लंबा क्यूटी इंटरवल, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल। ये क्यूटी इंटरवल क्या है और इसका टीडीपी से क्या कनेक्शन है? क्यूटी इंटरवल बेसिकली ईसीजी पर मापा जाने वाला एक टाइम है। ये दिखाता है कि वेंट्रिकल्स को इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज होने से लेकर पूरी तरह रिचार्ज होने तक कुल कितना समय लगा। जब ये इंटरवल नॉर्मल से ज्यादा लंबा हो जाता है तो दिल की मांसपेशी की कोशिकाएं उनको अगली धड़कन के लिए तैयार होने में ज्यादा टाइम लगता है। इस बढ़े हुए टाइम के दौरान सेल्स अस्थिर हो जाते हैं और उनमें अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशंस, ईएडीज नाम के छोटे
अनचाहे इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा हो सकते हैं। और अगर ये EADs काफी मजबूत हों तो वो TDP को शुरू कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि लंबा QT इंटरवल TDP के लिए एक तरह से जमीन तैयार करता है। इसमें एक निमोनिक ABCDF+NO का भी जिक्र है। क्या आप कुछ मुख्य दवा वर्गों के बारे में बता सकते हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है, जैसा सोर्स इशारा कर रहा है? पूरी लिस्ट तो शायद। हाँ, नहीं, पूरी लिस्ट याद रखना मुश्किल है, लेकिन सोर्स सही कह रहे हैं। कई दवाएं QT लंबा कर सकती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। निमोनिक तो है ही, पर मुख्य वर्गों में शामिल हैं जैसे कुछ एंटी एरिथमिक दवाएं, खासकर क्लास IA और 3 वाली, कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे मैक्रोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, और फ्लूरोक्विनोलोन्स। कई एंटीसाइकोटिक दवाएं हैं, हेलोपेरिडोल जैसी। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं, खासकर TCS, और उल्टी रोकने की कुछ दवाएं जैसे ऑन्डानस्ट्रोन। एंटीफंगल्स भी हैं। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, खासकर पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी, वो भी QT इंटरवल को लंबा करके TDP का खतरा बढ़ा सकती है। अक्सर ड्यूरेटिक्स से ये कमी हो जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। ड्यूरेटिक्स ये इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल देती हैं बॉडी से। ये तो काफी लंबी लिस्ट है। इसका मतलब है कि पेशेंट की दवाइयों की हिस्ट्री लेना और इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करना TDP के केस में बहुत ही जरूरी हो जाता है। सोर्स में TDP के खास इलाज का भी जिक्र है, मैग्नीशियम सल्फेट। ये कैसे काम करता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो मैग्नीशियम आयंस जो है वो हार्ट मसल सेल्स की मेम्ब्रेन को स्थिर रखने में मदद करते हैं। TDP के मामले में माना जाता है कि मैग्नीशियम सल्फेट उन खतरनाक EADs को दबाता है जो TDP शुरू करते हैं। ये शायद कैल्शियम चैनल्स को प्रभावित करके और पोटेशियम के फ्लो को सुधार कर ऐसा करता है। ये सीधे QT इंटरवल को छोटा नहीं करता, पर दिल की इलेक्ट्रिकल अस्थिरता को कम कर देता है। इसीलिए TDP के इमरजेंसी इलाज में ये पहली पसंद है, चाहे मरीज में मैग्नीशियम का लेवल नॉर्मल ही क्यों ना हो। और हाँ, साथ में QT लंबी करने वाली दवा को तुरंत रोकना और पोटेशियम लेवल ठीक करना भी उतना ही जरूरी है। ओके, बहुत अच्छे से समझाया। तो TDP एक खास पैटर्न वाला, अक्सर दवा या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से जुड़ा वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है और मैग्नीशियम सल्फेट इसका मुख्य उपचार है। अब हम उस रिदम पर आते हैं जिसे सोर्स सबसे अव्यवस्थित और खतरनाक बताता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, VF। सोर्स कहता है कि ECG पर कोई पहचानी जा सकने वाली तरंगें नहीं होती, बस एक केओटिक अराजक रेखा। ये इतना खतरनाक क्यों है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। देखिए, VF असल में दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पूरी तरह से कोलैप्स है। इसमें वेंट्रिकल्स के अंदर एक साथ कई छोटी बिखरी हुई सी इलेक्ट्रिकल तरंगें घूम रही होती हैं। जैसे सोचिए कई लोग एक नाव को अलग अलग दिशा में एक साथ धकेल रहे हों, नाव कहीं नहीं जाएगी, है ना? बिल्कुल। वैसे ही VF में दिल की मांसपेशियां ठीक से सिकुड़ने के बजाय बस कांपती रहती हैं, कोई बार करती हैं। राइट। और इसका भयानक नतीजा ये होता है कि दिल खून पंप करना बंद कर देता है। बिल्कुल। कोई कार्डियक आउटपुट नहीं। कोई कार्डियक आउटपुट नहीं। जी। तो मस्तिष्क और दूसरे जरूरी अंगों तक ऑक्सीजन वाला खून पहुंच ही नहीं पाता। ओह। इसका मतलब है कि ये स्थिति तो तुरंत जानलेवा है। सोर्स जोर देता है कि बिना तत्काल CPR और डिफिब्रिलेशन के ये घातक है। इनकी इतनी तत्काल जरूरत क्यों पड़ती है? तत्काल जरूरत इसलिए है क्योंकि हर गुजरते सेकंड के साथ बचने की संभावना बहुत तेजी से कम होती जाती है। CPR यानी छाती को तेजी से दबाना और हो सके तो सांस देना, वो दिमाग और दिल में खून का कम से कम फ्लो बनाए रखने में मदद करता है आर्टिफिशियली, जिससे अंगों को परमानेंट डैमेज से कुछ हद तक बचाया जा सके। लेकिन CPR अकेले VF को ठीक नहीं कर सकता। डिफिब्रिलेशन, जिसमें छाती पर एक कंट्रोल्ड बिजली का झटका दिया जाता है, वही एकमात्र तरीका है जिससे दिल की उस क्योटिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पूरी तरह रोका जा सके, एक तरह का रीसेट। उम्मीद ये होती है कि इस रीसेट के बाद दिल का अपना नॉर्मल पेसमेकर साइनोएट्रियल नोड वो फिर से कंट्रोल ले ले और एक इफेक्टिव रिदम शुरू हो जाए। जितनी जल्दी डिफिब्रिलेशन होगा, सफलता की संभावना उतनी ही ज्यादा। देरी का मतलब अक्सर मौत होता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने 3 मुख्य प्रकार के वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया पर बात की जो हमारे सोर्स में थे, VT, TDP और VF। इन्हें संक्षेप में कैसे याद रख सकते हैं? हाँ, संक्षेप में समझने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, VT, अक्सर रेगुलर लय, चौड़े QRS कॉम्प्लेक्स जो एक जैसे दिखते हैं, आमतौर पर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज वालों में। इलाज में एंटी अरिदमिक दवाएं या कार्डियोवर्जन। टॉर्से डी पॉइंट्स, पॉलीमॉर्फिक यानी बदलते QRS आकार, ECG पर घुमावदार पैटर्न, लंबे QT इंटरवल से जुड़ा।
अक्सर दवाओं या कम पोटेशियम, मैग्नीशियम के कारण। मुख्य इलाज मैग्नीशियम सल्फेट और कारण को हटाना। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वीएफ, पूरी तरह केओटिक, कोई पहचाने जाने वाली तरंगे नहीं, बस कांपती हुई रेखा। कोई इफेक्टिव हार्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं, तुरंत सीपीआर और डिफिब्रिलेशन चाहिए। ये बहुत उपयोगी सारांश है। तो जब ईसीजी पर एक वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया दिखे तो ये 3 मुख्य संभावनाएं दिमाग में आनी चाहिए। और जैसा आपने बताया, ये सिर्फ किताबी वर्गीकरण नहीं है। वीटी, टीडीपी और वीएफ के बीच का अंतर असल में जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है, क्योंकि इनका तत्काल इलाज बिल्कुल अलग है। सोर्स मटेरियल से ये साफ है कि ईसीजी की सही और तेज पहचान इन जानलेवा स्थितियों में फर्क करने और सही कदम उठाने के लिए कितनी जरूरी है। बिल्कुल, क्लिनिकल प्रैक्टिस में यही सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है। जब आप एक मरीज को वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया के साथ देखते हैं तो आपको तेजी से सोचना होता है, ये कौन सा प्रकार है, मरीज स्टेबल है या अनस्टेबल। कोई साफ वजह दिख रही है, जैसे दवा की लिस्ट या इलेक्ट्रोलाइट रिपोर्ट। सोर्स का मतलब यही है कि इन रिदम्स को पहचानना और उनका स्पेसिफिक मैनेजमेंट जानना हर मेडिकल ऑफिसर के लिए जरूरी है। वीटी के लिए शायद एम्यूडेरॉन या लिडोकेन देंगे, या अगर मरीज अनस्टेबल है तो सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन। टीडीपी के लिए फॉरन मैग्नीशियम देना होगा और क्यूटी लंबी करने वाली दवा बंद करनी होगी। और वीएफ के लिए बिना किसी देरी के हाई एनर्जी डिफिब्रिलेशन ही प्राथमिकता है। सही डायग्नोसिस सीधे सही इलाज की ओर ले जाता है। और जैसा आपने पहले बताया, अंदरूनी कारणों को समझना भी महत्वपूर्ण है। चाहे वो पुरानी दिल की समस्या हो जिससे आगे मैनेजमेंट चाहिए, या कोई दवा जिसे बदलने की जरूरत है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जिसे ठीक करना है, ये भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। अक्यूट फेज के मैनेजमेंट के बाद रूट कॉज की जांच करना और उसे एड्रेस करना लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है तो उसका प्रॉपर इलाज चाहिए, जिसमें दवाएं या कभी-कभी आईसीडी जैसे डिवाइस भी शामिल हो सकते हैं, जो भविष्य में खतरनाक एरिथमिया को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली शॉक दे सकते हैं। अगर दवा कारण थी तो उसे बंद करना या सेफ ऑल्टरनेटिव खोजना होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम थी तो उसे ठीक करना और मॉनिटर करना होगा। और उसके महत्व को दिखाता है। तो ये थी हमारे सोर्स दस्तावेज पर आधारित इन खास वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया पर हमारी आज की गहन चर्चा। और अंत में सोचने के लिए एक बिंदु जो हमारे सोर्स के नतीजों से जुड़ा है कि इन जानलेवा एरिथमिया के हाई रिस्क वाले मरीजों की पहचान और रोकथाम के लिए हम और क्या कर सकते हैं। जैसे जिन मरीजों को गंभीर हृदय रोग है या जो क्यूटी लंबा करने वाली कई दवाएं ले रहे हैं, क्या उनकी ज़्यादा रेगुलर ईसीजी मॉनिटरिंग या इलेक्ट्रोलाइट जांच होनी चाहिए? ये सोचना महत्वपूर्ण है कि हम रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज कैसे लागू कर सकते हैं ताकि इन खतरनाक घटनाओं को पहली बार होने से ही रोका जा सके। निरंतर शोध और बेहतर मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल यकीनन भविष्य में जान बचाने में मदद करेंगे।